हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस YouTube क्लास में। दोस्तों ये हमारा छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास का दूसरा वीडियो है। ठीक है, छत्तीसगढ़ मध्यकालीन इतिहास का ये दूसरा वीडियो है दोस्तों। इससे पहले हम लोगों ने छिंदक नागवंशी शासकों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, छिंदक नागवंशी शासकों के बारे में आप लोगों को अच्छे से बता भी दिया है, पढ़ा भी दिया है। उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो इस मध्यकालीन छत्तीसगढ़ इतिहास का जो लास्ट रहेगा क्लास, उस समय अपलोड किए जाएंगे। देखिए दोस्तों, अभी प्राचीन छत्तीसगढ़ का MCQ आप लोगों के लिए डाला जाएगा। बिल्कुल उसमें 1-2 वीडियो होंगे जिसमें से 25-25 करके कुल टोटल 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उसमें आप अपने तैयारी को जांचिएगा कि कैसे कितना आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग काकती वंश। ठीक है, काकती वंश को आज हम लोग शुरू करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण है इनके शासक। ठीक है, इनके सभी शासकों के बारे में कुछ न कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक है, सभी शासकों के बारे में नहीं तो स्पेशली 5-6 शासक ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखिए दोस्तों, ये वंश क्यों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वंश कहलाता है, क्योंकि ये बस्तर में शासन करने वाले सबसे लंबे समय तक के शासक थे। ठीक है, सबसे लंबा शासन बस्तर में किनका चला है बोलेगा तो ये काकती वंश का सबसे लंबा शासक चला है बस्तर में। ठीक है, बस्तर में ओवरऑल छत्तीसगढ़ में बोला जाए तो कलचुरी वंश अव्वल नंबर पे है सबसे लंबा शासन करने के नाम पर। लेकिन पूरे बस्तर में ओवरऑल देखा जाए तो ये जो काकती वंश है ये अपना आ जाता है। ठीक है, जैसे कि हम अभी छत्तीसगढ़ का मैप ड्रॉ करें तो कुछ इस प्रकार से समझ लो, बस्तर का क्षेत्र जो है वो अपने किस में आ जाता है, ये जो बस्तर का क्षेत्र है, इधर का जो बस्तर का क्षेत्र है, ये वाला एरिया, इस क्षेत्र पर कौन निवास करता था, इस क्षेत्र पर जो अधिकार प्राप्त था किसको, काकती वंश को। ठीक है, बहुत लंबे समय के बाद जो है बस्तर जो है छत्तीसगढ़ के अंडर में आया था। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि कैसे छत्तीसगढ़ अलग था और बस्तर अलग था। ठीक है, बस्तर में अलग शासन होते थे, छत्तीसगढ़ में अलग शासन होते थे। और जब छत्तीसगढ़ में बस्तर को मिलाया गया, अर्थात ये दोनों को सबको एक ही में समराइज़ किया गया, तो क्या प्रभाव पड़ा उससे। ठीक है, बस्तर की जो स्वाधीनता है वह कैसे छीन हो गई, कैसे जो है मराठा आए और कैसे प्रभावित करे, सभी चीज़ों को हम लोग सभी कब क्यों कैसे सभी प्रश्नों का हम लोग आसानी से हल निकालेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं काकती वंश का। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले याद रखिएगा कि जब खिलजी वंश चल रहा था, ठीक है, मुगल काल में जब खिलजी वंश चल रहा था तो 1309 की बात है। 1309 में क्या किया था, किसने आक्रमण किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। किसको भेज दिया था, तो मलिक काफूर को भेज दिया था। मलिक काफूर को आक्रमण करने के लिए किधर का क्षेत्र, वारंगल के क्षेत्र को भेज दिया था। वारंगल अर्थात हैदराबाद वाले क्षेत्र में क्या कर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर अपना जो उसका हिजड़ा रहता है, मतलब हिजड़ा बोले तो जो बहुत ही शक्तिशाली रहता है हिजड़ा, जो सेनापति उसका रहता है, उसी को वारंगल क्षेत्र अर्थात हैदराबाद वाले क्षेत्र में भेज देता है और इधर जो है आक्रमण कराने के लिए बोल देता है। ठीक है, उस समय यहाँ शासन कौन कर रहा था, तो प्रताप रुद्रदेव जो है शासन कर रहे थे। और ये क्या कर देते हैं, तो आत्मसमर्पण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं, अर्थात स्वयं को अब जंजीर, सोने के जंजीर से बांध के दे देते हैं। सोने के जंजीर को बांध के अपने आप को उनके समक्ष क्या कर देते हैं, प्रस्तुत कर देते हैं और उनको एक कोहिनूर हीरा भी भेंट कर देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोहिनूर हीरा भी उनको क्या कर दिया जाता है, भेंट कर दिया जाता है। ये गोलकुंडा की खान से मिला हुआ वाला ही कोहिनूर हीरा है, जिसे अलाउद्दीन खिलजी को प्रताप रुद्रदेव जो कि वारंगल के शासक थे उसको ही अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर को दे दिया था, अलाउद्दीन खिलजी को देने के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए जब कालांतर में क्या हुआ, 1321 की बात बता रहा हूँ, जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन अर्थात खिलजी वंश चला गया, उसके बाद आया तुगलक वंश। तो जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश का एक शासक है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को क्या करते हैं, इसकी पृष्ठभूमि को समझा रहा हूँ। ठीक है, मैं इनकी अभी पृष्ठभूमि को समझा रहा हूँ
अभी हम लोग काकती वंश में आए नहीं हैं, काकती वंश में आएंगे धीरे से, ठीक है। कैसे आते हैं कैसे जाते हैं सब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। 1309 की बात को बता डाला मैं। अब अगला पारी है किसका, 1321 में जब गयासुद्दीन तुगलक जब शासन कर रहा था उस समय इसने क्या किया था, तो काकती वंश जो कि शासन कर रहा था किस क्षेत्र पर, इसी वारंगल वाले क्षेत्र पर, ठीक है, वारंगल वाले क्षेत्र पर शासन कर रहा था। तो उसकी क्या कर दी, सत्ता को कमज़ोर कर दी, ठीक है, सत्ता को कमज़ोर कर दी, अर्थात इस पे हमले के ऊपर हमला करते गए। तो ये क्या हो गया, एक तो पहले ही इनका धन लूट के लेके गया था कौन, ये अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद फिर तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक फिर आया, फिर इसको लूट के लेके गया। तो ऐसे में ये सब परेशान होकर के भाग करके कहाँ आ गए, अपने छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र पर आ गए, ठीक है। इधर वारंगल पड़ता है, इधर से भाग करके इन लोग कहाँ गए, अपने छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र पे आ गए। इस क्षेत्र पे आ करके यहाँ शासन कर रहे, मैं आप लोगों को कल बताया था, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में अर्थात छत्तीसगढ़ के बस्तर वाले क्षेत्र पर छिंदक नाग वंशों का शासन चल रहा था। इसी छिंदक नाग वंशों का शासन काल के अंतर्गत 1324 में एक शासक जिसका नाम है हरिश्चंद्र, जिसका नाम क्या है, हरिश्चंद्र, ये शासन कर रहा था। इसी को भाग करके आए हुआ एक शासक, वारंगल का एक शासक यहाँ से भाग करके यहाँ आया, यहाँ से परेशान होकर के यहाँ भाग कर आया और यहाँ पर हरिश्चंद्र जो है वह शासन कर रहा था। इसी को हरा कर मार कर क्या कर दिया इसने, काकती वंश की नींव रख दी, काकती वंश की क्या कर दी, नींव रख दी। तो इस प्रकार काकती वंश जो है वह अपने छत्तीसगढ़ में भी आ गए, ठीक है। काकती वंश का जो संप्रभुत्व है वह छत्तीसगढ़ में भी फैल गया, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 2 ठो सन बताया मैंने और कैसे कैसे उन लोगों के ऊपर हमला होते गए। काकती वंश जो कि यहाँ वारंगल, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र पर शासन कर रहे थे, ठीक है। इसी से भाग करके इन लोग कहाँ आ गए थे, यहाँ आ गए थे और यहाँ पर शासन कर रहा एक इससे पहले का शासक कौन, छिंदक नाग वंशों का अंतिम शासक जिसका नाम क्या था, हरिश्चंद्र। इसी को ही 1324 में पराजित कर दिया था किसने, अन्नमदेव ने, ठीक है। तो कैसे अन्नमदेव आया ये हम सभी देख लिए, पृष्ठभूमि को अच्छे से समझ लिए। अब चलिए, अब आते हैं हम लोग सीधे शासकों में, कौन कौन से शासक हैं, क्या क्या निर्माण किए हैं, किन किन शासकों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी के ऊपर डिस्कस करते हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। ये सबको मैं मिटा देता हूँ, सबको मिटा देने के बाद हम लोग पढ़ते हैं इनके शासकों के बारे में। देखिए दोस्तों, शासकों के बारे में देखिए, तो देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है उसी के बारे में मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देखते हैं स्वतंत्र शासक। क्या देखते हैं हम लोग, स्वतंत्र शासक देखते हैं। स्वतंत्र शासक के बाद हम लोग देखते हैं मराठों के अधीन शासक, मराठों के अधीन, ठीक है, मराठों के अधीन। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या, उसके बाद देखते हैं अंग्रेज व मराठों के अधीन, ठीक है, अंग्रेज व मराठों के अधीन। देखिए सबसे पहले तो स्वतंत्र शासक देखे, फिर मराठों के अधीन देखे, फिर अब अंग्रेज व मराठों दोनों के अधीन देखे, ठीक है। उसके बाद सीधा अब अंग्रेज के अधीन, अंग्रेज के अधीन, ठीक है। ऐसे ऐसे शासक जो हैं वह चारों खंडों में, काल खंडों में बटा हुआ है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग स्वतंत्र शासक देखेंगे जो बस्तर में स्वतंत्र रूप से शासन किए 1324 से लेकर के अभी वर्तमान भी उन लोगों का शासन नीचे में चल ही रहा है, ठीक है। कैसे उसको भी समझेंगे। अंग्रेजों के उसके बाद मराठों के अधीन आ गया, मराठों के अधीन केवल एक शासक था, ठीक है। अंग्रेज व मराठों के अधीन, दोनों के अधीन। और उसके बाद अंग्रेज तो पूरा भारत जब तक आज़ाद नहीं हुआ तब तक नहीं भगे थे, ठीक है। तो अंग्रेज, ठीक है। इसमें कौन सा शासक आया था, तो इसमें शासक हम लोग पढ़ेंगे किसको, दरियादेव को, ठीक है। किसको पढ़ेंगे, तो दरियादेव नामक एक शासक है उसको पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे हम लोग किसको, महिपाल देव को। किसको पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों, महिपाल देव को पढ़ेंगे। और किसको पढ़ेंगे, तो भूपाल देव को, ठीक है, महिपाल देव को और भूपाल देव को पढ़ेंगे। उसके बाद अगला आ जाता है अंग्रेजों के अधीन, अंग्रेजों के अधीन। इसमें कौन कौन से शासक आ जाएंगे, तो इसमें आ जाएंगे सबसे पहले तो भैरम देव का पुत्र जो है रुद्र प्रताप देव। उसके बाद अगला है इसी की पुत्री, रुद्र प्रताप देव की पुत्री प्रफुल्ल
प्रफुल्ल कुमारी, ठीक है, प्रफुल्ल कुमारी छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासिका बोलते हैं इसको, प्रफुल्ल कुमारी को। उसके बाद है प्रवीर चंद्र भंजदेव, प्रवीर चंद्र भंजदेव, ठीक है। इस प्रकार इसमें कुल 4 शासक हुए, इसमें 2 शासक हुए, इसमें 1 शासक हुए, और इसमें तो बहुत सारे शासक हुए हैं। मैं नाम बताने भिड़ जाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, ऐसा भी है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हमको टाइम नहीं चाहिए, हमको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे क्या हुआ, ठीक है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे यार ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया, ये शासक के बारे में तो नहीं बताए थे, ऐसा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं, ठीक है। कैसे आया मैंने पृष्ठभूमि को बता दिया है। ये हम लोग शासक के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग धीरे से हम लोग इसको स्वतंत्र शासक को फिर सबको पढ़ते जाएंगे। स्वतंत्र शासक में सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया था 1324 में अन्नमदेव आया था। तो पहले तो अन्नमदेव ही है, ठीक है, पहले तो अन्नमदेव है। उसके बाद कौन है, उसके बाद है हमीरदेव, उसके बाद है हमीरदेव, उसके बाद है कौन, उसके बाद है भैरवदेव, भैरवदेव। देखिए दोस्तों, वो भैरमदेव है ना, ये भैरमदेव है और ये भैरवदेव है। उसके बाद है पुरुषोत्तम देव, पुरुषोत्तम देव। उसके बाद है जयसिंह देव, कौन सा देव, जयसिंह देव, ठीक है। उसके बाद है नरसिंह देव, उसके बाद कौन सा, नरसिंह देव। उसके बाद कौन है, उसके बाद है प्रताप सिंह देव। उसके बाद कौन है, जगदीश सिंह देव, ठीक है। उसके बाद कौन है, वीर नारायण सिंह देव, ठीक है। उसके बाद कौन है, वीर सिंह देव, ठीक है। देखिए दोस्तों, राइटिंग समझ ना आए, जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूँ, अगर राइटिंग समझ ना आए तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन के आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कौन, उसके बाद है कौन, दिक्पाल देव। उसके बाद कौन है, दिक्पाल देव। उसके बाद है कौन, राजपाल देव। उसके बाद कौन है, राजपाल देव, ठीक है। राजपाल देव के बाद कौन है, राजपाल देव के बाद कौन है, तो है चंदेल मामा, ठीक है। चंदेल मामा के बाद है दलपत देव। दलपत देव के बाद कौन है, दलपत देव के बाद है कौन, अजमेर देव, अजमेर देव, ठीक है। अजमेर देव के बाद कौन है, तो दरिया देव, दरिया देव। यही दरिया देव जो है वह बस्तर की स्वाधीनता को बेच दिया था अंग्रेज़ों से। जयपुर शासक विक्रम देव किसे, उड़ीसा से, और अंग्रेज़ों से, मराठों से। इस दरिया देव ने विश्वासघात कर दिया था, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। और दरिया देव मराठों के अधीन हो गया था, ठीक है। किस प्रकार हुआ था, किस लालच के वजह से हुआ था, क्यों हो गया था, क्यों गलत काम किया है, ऐसे बोलते हैं सब इसे, ठीक है। पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये सभी शासकों को हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। इसके बारे में, ये हमीरदेव के बारे में, भैरमदेव, पुरुषोत्तम देव, ये सभी के बारे में पढ़ेंगे। इन सभी शासकों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं आता है पेपर में, ठीक है। और इन सभी चीज़ों, इन सभी शासकों के बारे में हमारे लिए पढ़ने के लिए कुछ उल्लेख भी नहीं है, ठीक है। इनके बारे में एक चीज़ पढ़ लेंगे, किसके बारे में, दिक्पाल देव ने क्या किया था, तो राजधानी को कहाँ, मंधोता से चक्रकोट स्थानांतरित कर दिया था, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद चक्रकोट से जगदलपुर स्थानांतरित कर दिया था, पढ़ेंगे। उसके बाद राज्यपाल देव ने प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती को उपाधि धारण कर ली थी, उसके बाद ये सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और आज के क्लास को हम लोग अच्छे से शासकों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, और एक एक शासकों को पढ़ते हैं। ये 4 शासक शुरू के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सभी को हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, अन्नमदेव के बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अन्नमदेव के बारे में मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। अन्नमदेव जो है 1324 में हरिश्चंद्र राजा, जो कि छिंदकनाग वंशी शासक बस्तर में शासन कर रहे थे, उसका अंतिम शासक था हरिश्चंद्र। उसी को पराजित करके क्या हुआ था, ये शासन पर काबिज हुआ था। 1324 से लेकर के 1369 तक का इसने क्या किया था, शासन किया था। सर्वप्रथम तो इसने क्या किया था, माता दंतेश्वरी माता का मंदिर बनवाया था। दंतेश्वरी माता का मंदिर बनवाया था। कहाँ बनवाया था, तो ये जो है संखनी
शंखनी डंखनी जो नदी है इसी के संगम पर बनवाया था। कहाँ? दंतेवाड़ा में बनवाया था। कहाँ है ये? तो दंतेवाड़ा में है, ठीक है, दंतेवाड़ा में है, ठीक है। इसने अपनी राजधानी कहाँ लगाई थी? तो मंदहोता इसने अपनी राजधानी को बनाई थी दोस्तों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छे से पढ़िएगा, कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़िएगा। मैंने इन सभी शासकों को आपको बताया, सभी को आप कॉपी में लिख लीजिए और इनके बारे में हम लोग महत्वपूर्ण फैक्टों को पढ़ेंगे, ठीक है। जो महत्वपूर्ण नहीं है उनके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन आने ही नहीं है उसको पढ़ के क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अन्नम देव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। 1324 से 1369 तक का इसने शासन किया। माता दंतेश्वरी का ये बहुत बड़ा उपासक था, इसलिए दंतेश्वरी माता का इन्होंने मंदिर बनवा दिया था। कहाँ? डंखनी शंखनी नदी के तट पर, अर्थात दंतेवाड़ा में है ये, तो है ना, अच्छे से जानते हैं, सबसे प्रदूषित नदी के नाम से भी जाना जाता है। राजधानी इन्होंने मंदहोता को बनवाया था, ठीक है। राजधानी किसको बनाया था? मंदहोता को बनाया था, ठीक है। इसके बाद इसके बारे में और क्या पढ़ना है? इसके बाद ये बस हो गया। इसका एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? हमीर देव। इसका एक पुत्र था, क्या था? हमीर देव जो है इसका पुत्र था, ठीक है। तो अगला शासक कौन बना? तो हमीर देव अगला शासक बना। हमीर देव इसकी उपाधि थी दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये 1369 से लेकर के 1410 तक का किसने शासन किया? तो हमीर देव ने किया। हमीर देव कब से कब तक का शासन किया? तो 1369 से लेकर 1410 तक का इसने शासन किया था। किसने? हमीर देव ने, ठीक है। हमीर देव के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है कि फैक्ट है, इसने एमी राजदेव की उपाधि धारण की थी। एमी राजदेव की उपाधि धारण की थी, ठीक है। एमी राजदेव की उपाधि धारण की थी। तो एमी राजदेव की उपाधि धारण किसने की थी? तो हमीर देव ने एमी राजदेव की उपाधि धारण की थी, ठीक है। ऐसा हमको जान पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगला शासक देखते हैं। ये पहला शासक हो गया, ये दूसरा शासक हो गया। अब तीसरा शासक के बारे में पढ़ना है, बस 4-5 के ही बारे में पढ़ना है, ज़्यादा कुछ के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं किसके बारे में? भैरव देव, ठीक है। भैरव देव के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में कुछ नहीं है दोस्तों, इसके बारे में है 1410 से इसने 1468 तक का इसने क्या किया था? शासन किया था। 1410 से 1468 तक का इसने शासन किया था। उसके बाद चौथे नंबर का है पुरुषोत्तम देव, ठीक है। चौथे नंबर का है पुरुषोत्तम देव। इसी पुरुषोत्तम देव के बारे में हम लोगों को थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, अन्नम देव, हमीर देव, भैरव देव, पुरुषोत्तम देव, हम लोगों ने 4 देवों के बारे में पढ़ लिए, अर्थात 4 शासकों के बारे में पढ़ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पुरुषोत्तम देव के बारे में, ठीक है, अच्छे से। देखिए, पुरुषोत्तम देव जो है वह 1468 से लेकर के 1534 तक का इसने क्या किया था? शासन किया था। बहुत ही लंबा कार्यकाल था इनका, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इसे रथपति की उपाधि दी गई थी, ठीक है। इसको रथपति की उपाधि मिली थी। किसने दिया था? तो इसको जगन्नाथपुरी के शासक द्वारा इसे रथपति की उपाधि दी गई थी, ठीक है। इसने राजधानी को मंदहोता से कहाँ ला लिया था? इसने चक्रकोट ला दिया था, ठीक है। मंदहोता से चक्रकोट राजधानी को इसने क्या कर दिया था? स्थानांतरित कर दिया था, ठीक है। रथपति को उपाधि दी गई थी। किसने? जगन्नाथपुरी का एक शासक था। जगन्नाथपुरी क्यों करते हैं? एक्चुअल में क्षेत्र है जगह पुरी, ठीक है। पूरी जगह क्षेत्र है उड़ीसा में। जगन्नाथ भगवान का वहाँ मंदिर है, इसलिए उसको जगन्नाथपुरी कहा जाता है। तो स्पेशली पुरी के शासक के द्वारा इसको रथपति की उपाधि धारण की थी। और ये जो है भगवान जगन्नाथ का बहुत बड़ा उपासक था, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काकतीय वंश के राजा किस शासक ने क्या किया था? जगन्नाथ भगवान का सबसे बड़ा उपासक था, ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो जगन्नाथ आएगा, ठीक है। रथपति की उपाधि किसने धारण की थी? तो रथपति की उपाधि इसी ने, पुरुषोत्तम देव ने धारण की थी, ठीक है। राजधानी को मंदहोता से इसने चक्रकोट ला दिया था, ठीक है। देखिए, राजधानी को भी 4-5 जगह इन्होंने फेरबदल किया है, ठीक है।
इसने बस्तर में गोंचा पर्व की शुरुआत किया था। बस्तर में गोंचा पर्व की शुरुआत किया था, एकदम इम्पॉर्टेंट वाला चीज़ है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो गोंचा पर्व की शुरुआत किसने किया था ऐसे करके, तो गोंचा पर्व की शुरुआत पुरुषोत्तम देव ने किया था। ठीक है। बस्तर में मड़ई मेले का शुरुआत, बस्तर में मड़ई मेले का शुरुआत किसने किया था, तो बस्तर में मड़ई मेले का शुरुआत किसने किया था, तो इसी ने ही किया था। ठीक है, मड़ई मेले का शुरुआत इसी के द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए दोस्तों, ठीक है, इसके बारे में हम कुल टोटल इतनी ही चीज़ें हैं, ज़्यादा किसी भी एकदम ओवरलोड किसी भी शासकों के बारे में नहीं पढ़ना है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं उन्हीं को ही बस पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग इन सभी को पढ़िए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आगे अगला हम लोग। अब देखिए पुरुषोत्तम देव के बाद मैंने क्या बताया था, पुरुषोत्तम देव हो गया। ठीक है, कौन कौन से शासक हो गए, अन्नम देव हो गया, हमीर देव हो गया, भैरव देव हो गया, पुरुषोत्तम देव हो गया। जयसिंह देव के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, नरसिंह देव के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, प्रताप सिंह के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, जगदीश सिंह के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, वीर नारायण सिंह के बारे में कुछ नहीं है, वीर सिंह के बारे में भी कुछ नहीं है। बस एक बात याद रखिएगा, ये जो दिक्पाल है वह राजधानी को चक्रकोट से कहाँ ला दिया था, तो जगदलपुर ला दिया था। ठीक है, राजधानी को चक्रकोट से कहाँ ला दिया था, जगदलपुर ला दिया था। और ये रक्षपाल देव के बारे में याद रखिए, राजपाल देव प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि इसने धारण की थी। प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी दोस्तों। प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी किसने, तो की थी तो राजपाल देव ने की थी। इसको रक्षपाल देव के नाम से भी जाना जाता है। तो इतने ही हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, इसको ये सभी चीज़ों को आप लोग अच्छे से याद रखिए और पढ़िए। ठीक है, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे मिटा के मैं अगला शासक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हो गया होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जितना मैं बता रहा हूँ उतना को आप पढ़िए, तो आपका पूरा कंप्लीट ये आसानी से हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अजमेर देव तक का अपने को पढ़ना है। ठीक है, ये सभी शासक हो गए हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग सीधा चंदेल मामा के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, तो चंदेल मामा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चंदेल मामा, इनका शासनकाल था 1721 से लेकर के 1731 तक का। ठीक है, देखिए दोस्तों, बीच में इन शासकों के बारे में कोई सन एग्जैक्ट सन नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिनके बारे में ज़्यादा जानकारी है उन्हीं की ही सन को मैं बताऊंगा बार बार। ठीक है, और आप लोगों को याद करवाने की कोशिश करूंगा। चंदेल मामा सबसे पहले देखते हैं, यह एक कैसा था, तो घुसपैठिया शासक था। घुसपैठिया शासक था। ठीक है, घुसपैठिया शासक का मतलब क्या है, तो घुसपैठिया शासक का मतलब ये है कि देखो इसने क्या किया था, तो ये जो है राज दरबार का कोई व्यक्ति नहीं था। कहने का मतलब है कि शासक का जो पहले क्रम था, जो राजा कर रहता था, उसका पुत्र, उसका बड़ा पुत्र अगला वहाँ का उत्तराधिकारी होता था, फिर उसका पुत्र उत्तराधिकारी होता था। ठीक है, अगर राजा चाहे तो वो किसी पुत्र को क्या कर सकता है, एडॉप्ट कर सकता है, अर्थात उसको क्या कर सकता है, गोद ले सकता है, फिर उसको राजा बना सकता है, उसको उत्तराधिकार दे सकता है। लेकिन ये क्या था, देखिएगा, ये जो राजपाल देव है, राजपाल देव का दो पत्नी थी। ठीक है, राजपाल देव के दो पत्नी थी, क्या था, एक बघेलिन। ठीक है, राजपाल देव की दो पत्नी थी, बघेलिन, और एक का नाम था चंदेलिन। ठीक है, राजपाल देव की दो पत्नी, एक बघेलिन एक चंदेलिन। इसी चंदेलिन का दो पुत्र था, एक पुत्र था दलपत देव, और एक का नाम था प्रताप देव। ठीक है, प्रताप देव और दलपत देव। तो ये जो है चंदेलिन का ही क्या था, भाई था। चंदेलिन का ही भाई था, अर्थात दलपत देव का मामा था। दलपत देव का मामा था। कौन था, ये चंदेल मामा, चंदेलिन का भाई चंदेल।
ठीक है। चंदेलिन का भाई चंदेल अर्थात दलपत देव का मामा हो गया, ठीक है। तो ये मामा क्या है, उस समय दलपत देव छोटा था, प्रताप देव छोटा था, तो उत्तराधिकार के युद्ध में खुद घुसपैठिया बन के क्या कर लिया, शासन कर लिया, ठीक है, शासन कर लिया। तो उसने शासन करना शुरू कर दिया 1721 से लेके 1731 तक का। इससे पहले छिंदक नागवंशी में हम लोग एक राजा का नाम पढ़े हैं, मधुरांतक देव, आप लोगों को याद आ रहा होगा। तो मधुरांतक देव के बारे में आप लोगों को बताया था मैंने, क्या किया था, उसने भी क्या कर दिया था, जब सोमेश्वर देव छोटा था तो उसने भी शासन को ऐसी कर दिया था, ठीक है, मतलब 10 साल तक उसने शासन किया था। फिर सोमेश्वर देव जब बड़ा हुआ तो उसको मार करके अगला शासक फिर वो बन गया। उसी प्रकार ये घुसपैठिया शासक कौन था, चंदेल मामा था, ठीक है। जब दलपत देव बड़ा हो गया, दलपत देव जो है बड़ा हो गया, तो उसने अपनी सत्ता को वापस लेने का प्रयास किया और इसी क्रम में उसने इसे क्या कर दिया, इसे मारा, ठीक है। किसे मारा, इस घुसपैठिए मामा को मारा और स्वयं क्या बन गया, शासक बन गया। तो अगला शासक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, किसके बारे में, तो दलपत देव के बारे में, दलपत देव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगला शासक। और इसका शासनकाल कहलाता है 1721 से लेके 1774 तक का स्वर्णकाल के टाइप का माना जाता है। देखिए ये स्वर्णकाल तो नहीं है लेकिन बहुत ही अच्छा कार्यकाल माना जाता है, अर्थात ये जो दलपत देव है वह कल्याणकारी कार्यों में अव्वल माने जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में 3-4 महत्वपूर्ण बातों को याद रखिए। सबसे पहले तो यही है कि इसने क्या करवाया था, तो इसने दलपत सागर का निर्माण करवाया था। दलपत सागर तालाब का इसने क्या करवाया था, निर्माण करवाया था, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सागर, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तालाब के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है, तो दलपत सागर को जाना जाता है। दलपत देव ने अपने स्वयं के नाम पर दलपत सागर तालाब का निर्माण करवाया था। इसे ही छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तालाब के रूप में जाना जाता है। इसने क्या किया था, तो इसने राजधानी को चक्रकोट से बस्तर लाया था, ठीक है। चक्रकोट से इसने राजधानी को चक्रकोट से कहाँ ला दिया, बस्तर बना दिया था, ठीक है। दलपत देव सागर का निर्माण करवाया, राजधानी को चक्रकोट ला दिया, ठीक है। दलपत देव के 2 पुत्र थे दोस्तों। दलपत देव के कितने पुत्र थे, तो दलपत देव के 2 पुत्र थे। इस दलपत देव के बारे में आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, दलपत देव से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। दलपत देव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के समय में याद रखिएगा, ये 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा इसके बारे में तीसरा फैक्ट है, तीसरा चीज़ है, इसी के समय में प्रथम मराठों का आक्रमण हुआ था। प्रथम मराठों का आक्रमण हुआ था और आक्रमण किसने किया था, तो नीलू पंत नामक एक जो मराठा सेनापति था, उसने क्या किया था, आक्रमण किया था, ठीक है। सर्वप्रथम मराठा आक्रमण बस्तर क्षेत्र में किसके शासनकाल के दौरान हुआ बोलेगा तो इस दलपत देव के समय में हुआ। ये जो मैं जितना भी स्टार लगा रहा हूँ ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में आप लोग डेफिनेटली याद रखो। दलपत देव 1721 से 1774, सॉरी ये 31 है, ठीक है, 31 से 74 दलपत सागर का निर्माण करवाया, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तालाब के नाम से जाना जाता है, जगदलपुर के आसपास था, ठीक है। राजधानी को चक्रकोट से अर्थात बस्तर लेके गया, जगदलपुर के समीप लेके गया राजधानी को। प्रथम मराठों का आक्रमण नीलू पंत के द्वारा इनके समय में आक्रमण किया गया और नीलू पंत असफल रहा, ठीक है। इनके कितने पुत्र थे, तो इनके 2 पुत्र थे दोस्तों। इनके कितने पुत्र थे, तो 2 पुत्र थे। इनके कितने पुत्र थे, तो 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था अजमेर सिंह, और एक का नाम था दरियादेव। अब समझ में आया दरियादेव कैसे आ गया, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को डेफिनेटली कि ये दरियादेव कहाँ से आया, जो कि दरियादेव को हम लोग गाली दे रहे थे कैसे कैसे काम किया है करके। ऐसे तो गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन गलत काम किया है तो उसको शाबाशी भी तो नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसके 2 पुत्र थे, एक का नाम था अजमेर सिंह और दूसरे पुत्र का नाम था दरियादेव, ठीक है। अजमेर सिंह क्या करता था, अजमेर सिंह जो है जनताओं की भलाई का काम करता था, जबकि दरियादेव जो है वह थोड़ी सी निष्कपटी टाइप का व्यक्ति था। वो स्वयं के बारे में सोचता था, लोगों की भलाई के बारे में नहीं सोचता था, अर्थात कुल मिला के भल्लाल देव था, ठीक है, भल्लाल देव था। और ये कौन था, बाहुबली था, ठीक है। अब देखिए
अब 1774 में हुआ क्या, 1774 में जो दलपत देव है वो अपने मरने के समय में अजमेर सिंह को अपना उत्तराधिकार क्या कर दिया, सौंप दिया। तो अगला उत्तराधिकार कौन बना, अगला उत्तराधिकारी कौन बना, तो अजमेर सिंह बना। अजमेर सिंह अगला उत्तराधिकारी बना। उसके बाद अजमेर सिंह अगला उत्तराधिकारी बनने के बाद यह क्या हो गया, अगला शासन करना शुरू हो गया। और अगला शासन कौन बन गया, अगला शासक कौन बन गया, तो अजमेर सिंह। अगला शासन किसने किया, तो अजमेर सिंह। अजमेर सिंह के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस छोटे सा ही चीज़ को याद रखिएगा। ये 1774 से लेके 1777 कुल टोटल 3 वर्षों तक का इसने शासन किया, कुल टोटल 3 वर्षों तक का शासन किया। और ये 3 वर्षों में ही ये क्या क्रांति, बस्तर क्रांति का मसीहा कहलाने लगा, बस्तर क्रांति का मसीहा कहलाने लगा। कैसे कहलाने लगा, क्योंकि देखो दोस्तों, ये दरियादेव था कपटी, अर्थात दूसरों की भलाई नहीं सोचता था, मुझे सत्ता मिल जाए मैं उत्तराधिकार बनूं ऐसा सोचता था। लेकिन दलपत देव ने किसको बना दिया था, दलपत देव ने अजमेर सिंह को बना दिया था। लेकिन इसको आ गया था क्या, गुस्सा आ गया था, इसको हो गया था चिढ़। इसने क्या किया, मराठा आ गए थे नीलूपंथ के समय में, मराठों से ये भिड़ गया, मतलब मराठों के साथ मिल गया। अंग्रेज आ चुके थे, अंग्रेजों के साथ मिल गया। जयपुर नरेश जो कि कहाँ है, उड़ीसा में है, जयपुर नरेश विक्रमदेव, उसके साथ भी हाथ मिला लिया और बोला कि अजमेर सिंह को आप हराने में, मेरे भाई को हराने में मेरा मदद करो तो मैं आप लोगों को धन्य धान से भरपूर कर दूंगा, अपना बहुत सारा क्षेत्र भी आप लोगों को दे दूंगा, मराठों को टकोली दे दूंगा और अंग्रेजों का भी कुछ सहायता करूंगा, ऐसे करके बोल दिया। तो हुआ क्या, जो अजमेर सिंह है उसके समय में क्या हो गई, एक क्रांति आ गई दोस्तों। अजमेर सिंह के समय में एक क्रांति आ गई। उसी क्रांति को क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी क्रांति और पहली क्रांति हलबा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अजमेर सिंह का साथ सभी हलवाओं ने दिया था, सभी हलवा जनजाति के लोग दिए थे। ऐसा बोला जाता है कि केवल एक ही हलवा बचा था उस क्रांति में और बाकी सभी हलवा मारे जा चुके थे। अभी वर्तमान में जितने भी हलवा हैं वो उसी हलवा के वंशज है, ऐसे माने जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अजमेर सिंह के बारे में तो पढ़ ही लिए। अब इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो किस प्रकार दरियादेव ने क्या किया था, अजमेर सिंह को मारा था। हलबा विद्रोह को हम लोग एक जनजाति विद्रोह में अलग से टॉपिक बना के पढ़ेंगे। हलबा विद्रोह के बारे में केवल एक ही बात है कि जब हलबा विद्रोह हुआ था 1774 से 1777 तक, तब क्या हुआ था, अजमेर सिंह उस क्रांति का नायक था, ठीक है, और दरियादेव से उनका क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। और दरियादेव के साथ में 3 लोग मिल चुके थे, मराठा भी मिल चुका था, अंग्रेज भी मिल चुका था और विक्रमदेव जो कि उड़ीसा जयपुर नरेश था वो भी मिल चुका था। और तीनों शक्तिशाली शासक मिल करके ये अजमेर सिंह से लड़े थे। अजमेर सिंह के पक्ष में केवल जनता थी और जनता का साथ था और सभी हलवाओं का साथ था, ठीक है। तो इस प्रकार अजमेर सिंह के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अगला हम लोग पढ़ेंगे, ये सभी स्लाइड में को मिटाएंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसको। ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो गया, ये सब पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे दरियादेव के बारे में, और दरियादेव के बारे में पढ़ेंगे। फिर आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे और उसके बाद इसको पढ़ेंगे, क्योंकि सभी कंटेंट को, सभी शासकों को एक बार में पढ़ पाना संभव नहीं है, क्लास लंबा हो जाता है, आप लोग बोरिंग भी हो जाओगे, ठीक है। तो जितनी बातें मैंने आपको बताई है सबको आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है, बिल्कुल ये सबको याद रखिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं किसके बारे में, तो दरियादेव के बारे में, किस प्रकार इसने सत्ता को प्राप्त किया और किस प्रकार हलवा विद्रोह का दमन हो गया, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो सभी बातों को आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर जितनी भी बातें बताऊँगा वो इन सभी के बारे में बताऊँगा और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो देखिए अब पढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में, किसके बारे में, तो दरियादेव। दरियादेव का शासनकाल था 1777 से लेकर के 1800 तक का, ठीक है।
1800 तक का था। देखिए मराठों के अधीन ये पहला शासक है, ठीक है। मराठों के अधीन ये कौन सा शासक है, तो ये मराठों के अधीन पहला शासक है। मराठों के अधीन प्रथम शासक मराठों के अधीन ये प्रथम शासक है, ठीक है। मराठों के अधीन ये प्रथम शासक माना जाता है। इसी के समय में क्या हुआ था, कोटपाड़ की संधि हुई थी। इसी समय में कोटपाड़ की संधि हुई थी। ये कोटपाड़ की संधि क्या है दोस्तों, ये कोटपाड़ की संधि है जब मैंने आपको बताया था, जब दरियादेव जो है मराठों, अंग्रेजों और जयपुर नरेश विक्रमदेव के साथ मिल गया था, उड़ीसा के शासक के साथ मिल गया था, जिसको अपने भाई अजमेर सिंह को हराने के लिए, तो इसने कोटपाड़ की एक संधि की थी। इस संधि के तहत इसने कहा था कि मेरे को सहायता दो, मैं अजमेर सिंह को हराऊंगा और जब मैं सत्ता में आऊँगा तो तुम सबको बहुत सारा चीज़ बंटवारा करूँगा और तुम लोग सभी के पक्ष में क्या होंगे, बहुत सारे पैसे आएंगे, ऐसे करके बोला था। तो सभी ने इसका साथ दिया था, ना कि अजमेर सिंह का, इसलिए इसने कोटपाड़ की संधि की थी, ठीक है। उसी को कोटपाड़ की संधि कहते हैं। चूँकि कोटपाड़ नामक क्षेत्र में, कोटपाड़ नामक स्थान में हुआ था, इसलिए कोटपाड़ की संधि कहते हैं। इसमें क्या हुआ था, दो पक्ष थे। एक पक्ष में कौन था, तो दरियादेव था, और दूसरे पक्ष में कौन थे, वर्सेस मराठा थे, अंग्रेज था, ठीक है, अंग्रेज था। और कौन था, तो जयपुर नरेश विक्रमदेव, ठीक है, जयपुर नरेश विक्रमदेव था, ठीक है। ये कब हुआ था, तो ये 6 अप्रैल, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको अलग से बता रहा हूँ। 6 अप्रैल 1778 में यह कोटपाड़ की संधि हुई थी और उसने बोला था कि 1777 में मेरे को जिताओ, उसके बाद मैं आप लोगों को बंटवारा तो दूंगा ही, ठीक है। तो दरियादेव वर्सेस मराठा, अंग्रेज व जयपुर के बीच क्या हुआ, कोटपाड़ की संधि हुई। मराठा ने क्या लिया, मराठों ने 59,000 टकोली प्रति वर्ष देना, ऐसे करके बोला था, ठीक है। प्रति वर्ष देना करके कौन बोला था, 59,000 टकोली प्रति वर्ष देना करके मराठा ने किया था। और मराठा का जो प्रतिनिधि था उसका क्या नाम था, तो त्र्यंबक अभिराव था। ये जो है बिंबाजी भोसला का क्या था, पार्टनर था, मतलब उसका सेनापति था, ठीक है। उसके बाद अंग्रेज अधिकारी कौन था, तो जॉनसन था। अंग्रेजों ने कुछ नहीं लिया दोस्तों, देखिए अंग्रेजों ने कुछ नहीं लिया। अंग्रेज तो खुद सोचते थे कि सबको दे दो, फिर बाकी सब बचेगा वो तो मेरा ही है, ऐसे करके इसने कुछ नहीं लिया। उसके बाद जयपुर नरेश विक्रमदेव जो कि उड़ीसा के शासक थे, इसने क्या क्या लिया, तो जो पोड़ागढ़ का शिव मंदिर बता रहा था, तो पोड़ागढ़ अर्थात उड़ीसा क्षेत्र में ही आता है वो पोड़ागढ़। ये जो कोटपाड़ है उस क्षेत्र को भी ले लिया इसने, मेरे को ये दो तब मैं आपको हेल्प किया हूँ इसलिए, ठीक है। और चूड़ागढ़ वाला क्षेत्र को भी ले लिया, ठीक है। इसके बाद रायगढ़ का क्षेत्र को भी इसने ले लिया, ठीक है। तो कौन कौन सा क्षेत्र को ले लिया, पोड़ागढ़, कोटपाड़, रायगढ़, चूड़ागढ़, ये सभी क्षेत्रों को जयपुर नरेश विक्रमदेव ने ले लिया इस संधि के तहत, जो कि 6 अप्रैल 1778 के तहत हुआ। मराठों ने क्या लिया, 59,000 टकोली प्रति वर्ष हमको देना, ऐसा बोला, और अंग्रेजों ने कुछ नहीं लिया। अंग्रेजों का जो अधिकारी था वो जॉनसन अधिकारी था, उस समय कुछ नहीं लिया उसने, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो दरियादेव है, इसी के समय में क्या हुआ, बस्तर जो है, बस्तर छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग बना। बस्तर छत्तीसगढ़ का क्या अंग बन गया, तो एक अभिन्न अंग बन गया दोस्तों, ठीक है। इसी के बारे में मैं आपको बता रहा था कि छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग बस्तर जो है वह बहुत बाद में बनता है। पहले तो बस्तर स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में था, उसके बाद ये छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग दरियादेव के समय में बना, ठीक है। ये कुल मिला के इसको याद रखिएगा। इतना पार्ट को हम लोग इधर पढ़ लिए हैं, इसके बाद के पार्ट को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं, ये सभी को याद कीजिए, अच्छे से पढ़िए, बढ़ते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।